तो देखिए बच्चों, आज आप सबका ज्योग्राफी में आज का जो टॉपिक है, आज आपका स्टार्ट होगा फसल के बारे में, यानी स्टार्ट है एग्रीकल्चर। उसमें हम लोग क्रॉप फसल के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक ना। तो स्टार्टिंग करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसका मतलब होता है कृषि, कृषि, ठीक। अब इसमें अब हम लोग फर्स्ट जो है फसलों के बारे में देखते हैं। ध्यान देखिए, फर्स्ट फसल, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप। ये फसल क्या है? देखिए फसल कितने प्रकार के होते हैं। मेनली बेसिक तरीके देखा जाए, मेनली आपके जो फसल होते हैं तीन होते हैं, रबी, खरीफ, जायद, ठीक ना। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग, ठीक। तो पहले नंबर पे आ गया आपका जायद की फसल। जायद की जो फसल है, इसका टाइमिंग कब से कब तक होता है, कब से कब तक बो सकते हैं इसकी फसल? अप्रैल से जून तक का इसका जो टाइमिंग है क्या है? अप्रैल से जून। इसमें कौन कौन से फसल आते हैं? इसमें जायद की फसल में देखा जाए तो आपका ककड़ी, खीरा, सब्जी में अब सारे सब्जी जान लीजिए, तरबूज, खरबूज ये सब आते हैं। यानी कि जायद की फसल में ककड़ी, खीरा, सब्जी, तरबूज, खरबूज ये सब आते हैं। क्लियर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है खरीफ की फसल। खरीफ का जो फसल है कब से कब तक इसका टाइमिंग है? जून से अक्टूबर। इसमें कौन कौन से फसल आते हैं? जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, तिलहन, अरहर ये सब फसल आते हैं। देखिए धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, तिलहन, अरहर ये सब फसल किस में आते हैं? खरीफ की फसल में आते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है रबी की फसल। कौन सी फसल? रबी की फसल। ये कब से कब तक है? ये नवंबर से मार्च तक में, नवंबर से मार्च। अब इसमें आप देखिए कौन कौन से फसल आते हैं। इसमें आते हैं आपका गेहूं और आलू, सरसों, जौ, चना, मटर, अलसी को तीसी भी कहते हैं। अलसी का एक नाम है तीसी को ही अलसी कहा जाता है। राई, इस टाइप के जितने भी आपके फसल होते हैं, गेहूं, आलू, सरसों, जौ, चना, मटर, तीसी, राई, ये सब किस में आते हैं? रबी की फसल में आते हैं। एकदम देख लीजिए तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, पकड़ी ये सब जो आप सब खाते हैं, ये सब आता है जायद की फसल में। देख रहे हैं, धान, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, ऊख जो चूते हैं, तिलहन, अरहर, ये सब आपके खरीफ की फसल में आते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हम लोग इसमें कुछ एक फसल और भी आता है, मतलब मेनली तो तीन होते हैं, एक फसल और भी आता है, उसको कहा जाता है नगदी फसल। कौन सी फसल? नगदी फसल। अच्छा, नगदी फसल में दो तीन पॉइंट से आपको बताते हैं। इसे जो है कैश फसल के नाम से जाना जाता है, कैश फसल, या इसे कुछ लोग कहते हैं पैसा कमाने वाला फसल, इसे कुछ लोग पैसा कमाने वाला फसल कहते हैं। अब जैसे नगदी फसल में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल में देख लीजिए इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें आता है गन्ना, कपास, चाय, तंबाकू, मूंगफली, जूट, मक्का, कॉफी, ये सब जो फसल है आपके, ये सब फसल नगदी फसल, कैश फसल या पैसा कमाने वाली फसल के नाम से जाना जाता है। जैसे गन्ना को जब आप मतलब बेचते हैं मिल उल पे ले जा करके,
तो गन्ने का देखिए गुड़ बनता है, गन्ने से पैसा मिलता है। कपास को बेचने से, चाय, तंबाकू, मूंगफली, इन सबको बेचने से क्या मिलता है? तत्काल में आपको पैसे मिलता है। समझ गए? इसे पैसा कमाने वाले फसल के नाम से भी जाना जाता है। कैश फसल या नगदी फसल या पैसा कमाने वाला फसल। आप देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ें, ठीक ना? अब देख लीजिए, एकदम क्लियर देख लीजिए। वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं, हम इरेज करते हैं। अब देखिएगा, अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हुए चलते हैं। देखें, अच्छा ये देखिए, भारत में सर्वाधिक किस दाल का उपभोग किया जाता है? भारत में, अपने भारत में सर्वाधिक किस दाल का उपभोग किया जाता है? उपभोग किस दाल का किया जाता है? तो उस दाल का नाम है अरहर। क्या नाम है? अरहर की दाल। आपने सुना है अरहर की दाल? लोग ज़्यादातर, अपने भारत में ज़्यादातर लोग अरहर की दाल खाते हैं। तो वही कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक किस दाल का उपभोग किया जाता है? तो अरहर की दाल का उपभोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद है अब आपका अगला पॉइंट से है, भारत में 8 से 10 महीने में तैयार होने वाली फसल। भारत में 8 से 10 माह में तैयार होने वाली फसल का नाम बताइए। तो कौन सी फसल है जो 8 से 10 महीने में तैयार हो जाता है? उसका नाम है गन्ना। गन्ना और अरहर, ये 8 से 10 महीने में तैयार हो जाता है। गन्ना और अरहर की फसल 8 से 10 महीने में तैयार हो जाता है। उसके बाद है आपका कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा, एक क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा है। चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा। क्यूबा को हम लोग चीनी का कटोरा के नाम से जानते हैं, क्यूबा को। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्यूबा में क्या होता है, गन्ना आसानी से मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, गन्ना का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? मतलब गन्ना सबसे पहले कहाँ पैदा हुआ था? गन्ना का जन्म स्थान, गन्ना का जन्म स्थान। तो गन्ना का जो जन्म स्थान है वो भारत है। कहाँ है? भारत। और विश्व में अगर देखा जाए, गन्ना का जो जन्म कहाँ हुआ, गन्ना सबसे पहले पैदा कहाँ हुआ था? तो भारत में ही पैदा हुआ था। जन्म स्थान भारत है। आपको देखा जाए पूरे विश्व में भारत में जो गन्ना उत्पादन में इसका जो स्थान है, सेकंड नंबर पे आता है। पूरे वर्ल्ड में भारत गन्ना के उत्पादन में किस नंबर पे? सेकंड नंबर पे। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे कौन है? ब्राजील है। गन्ना उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पे है आपका ब्राजील। ब्राजील आपका नंबर 1 स्थान पे, फर्स्ट पर है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पे कौन है? ब्राजील। ब्राजील फर्स्ट नंबर पे है। समझ गए? गन्ना उत्पादन में, जानते रहे, गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे के नंबर पे है। उसके बाद है कि यहाँ पे आप ध्यान से, भारत में सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ है? आपके भारत में चीनी मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है? चीनी मिल, भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिल है। उसके बाद अगर देखा जाए, भारत में चीनी उत्पादन में प्रथम, यानी कि भारत में चीनी उत्पादन में पहला राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में आपका प्रथम स्थान किस राज्य को है? तो महाराष्ट्र को। किसको है? महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में पहला स्थान पे आता है भारत में। उसके बाद है आपका भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है? अपने भारत का मुख्य खाद्यान्न, मतलब भारत का जो मेन खाने वाला सामग्री है वो कौन सा है? भारत का मुख्य खाद्यान्न चावल है। भारत में लोग चावल बहुत पसंद करते हैं, जानते हैं, भारत में ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं। तो भारत का जो मेन खाद्यान्न है वो क्या है? चावल। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, भारत में जो मेन खाद्यान्न है वो है चावल। ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ और भी पॉइंट देखते हुए चलते हैं। चलिए, अब देखिए विश्व का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? पूरे वर्ल्ड का, मतलब पूरे विश्व में विश्व का अगर देखा जाए प्रमुख खाद्यान्न,
विश्व का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? विश्व का जो प्रमुख खाद्यान्न है उसका नाम है गेहूं। क्या नाम है? ये विश्व का मतलब पूरे विश्व में गेहूं खाया जाता है, ये प्रमुख खाद्यान्न में आता है पूरे वर्ल्ड में। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा लोग चावल पसंद करते हैं, वैसे विश्व में सबसे ज़्यादा लोग गेहूं पसंद करते हैं खाना। उसके बाद अगला जो इसमें आता है, देखिए, अच्छा ये बताए चाय में क्या पाया जाता है? चाय की प्राप्ति किससे होती है? चाय मिलता किससे? चाय की प्राप्ति किस चीज से होती है? पता होना चाहिए, पत्ती से। किससे होता है? चाय की प्राप्ति पत्ती से होता है, ठीक। और चाय में क्या पाया जाता है? तो थीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। चाय में आपका थीन पाया जाता है। क्लियर? भारत में चाय उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चाय का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्पादन भारत में असम में होता है। कहाँ होता है? असम में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चाय निर्यात में विश्व में पहला स्थान किसका है? तो चाय के निर्यात में, चाय को निर्यात करने में विश्व में पहला स्थान श्रीलंका का आता है। श्रीलंका। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जैसे कॉफी ओफी का देखते हैं, कहाँ पाया जाता है, कैसे, ठीक ना, एक एक करके इसको देख लीजिए। देखिए, कॉफी यानी कहवा, कॉफी, ठीक। अब देखिए कॉफी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? ब्राजील का। उत्पादन में, यानी कि कहने का मतलब है, अगर देखा जाए कॉफी के उत्पादन में जो पहला स्थान है वो ब्राजील का फर्स्ट नंबर पे है। कॉफी कौन सबसे ज्यादा उत्पादित करता है? ब्राजील पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे कॉफी में क्या पाया जाता है? कॉफी में कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। क्लियर? कैफीन नींद को दूर करता है। कैफीन किस चीज को दूर करता है? नींद को दूर करता है। नींद को दूर करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको नींद लग रहा है, नींद, तो कॉफी पी लीजिए। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, वो आपको नींद नहीं लगने देगा, जानते रहिएगा। उसके बाद है अब आपका यहाँ पे, अच्छा, कॉफी की प्राप्ति किससे होती है? तो बीज से होती है। किससे होती है? बीज से। बीज से प्राप्त होता है, ठीक ना। यानी कि कॉफी की जो प्राप्ति होती है, कॉफी मिलता किससे है? यहाँ पे लिख देते प्राप्ति। कॉफी की जो प्राप्ति होती है वो बीज से होता है। बीज से कॉफी की प्राप्ति होती है। ये आपका क्लियर हो गया। अब आता है आपका अगला टर्म है कपास। इंग्लिश में कहते हैं कॉटन। कपास में देखिए क्या है? कपास की प्राप्ति किससे होती है? बीज से। इसकी भी प्राप्ति होती है बीज से। इसकी प्राप्ति बीज से होती है। सेकेंड नंबर पे है कपास का उत्पादन किस मिट्टी से होता है? तो इसका अगर उत्पादन देखा जाए तो काली मिट्टी से होता है। किससे? काली मिट्टी से। इसका उत्पादन काली मिट्टी से अधिक होता है। भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन कौन करता है? तो गुजरात। सबसे पहले स्थान पे आता है गुजरात, फिर सेकेंड स्थान पे आता है महाराष्ट्र। ये दो स्टेट ऐसे हैं, गुजरात महाराष्ट्र, जो कि कपास का अधिक उत्पादन करते हैं। पहले नंबर गुजरात, सेकेंड नंबर महाराष्ट्र। कपास से बनता क्या है? सूती वस्त्र बनता है। कपास से सूती वस्त्र बनता है, ठीक। कपास को क्या कहते हैं? कपास को हम लोग व्हाइट फाइबर के नाम से जानते हैं। कपास को किस नाम से जानते हैं? व्हाइट फाइबर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए एक इसमें ये होता है, देखिए सरकार जो है किन फसलों पर एमएसपी जारी करता है? एमएसपी का जो फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का फुल फॉर्म होता है। सरकार किन फसलों पर जारी करता है? देखिए एक होता है जायद फसल, अभी मैंने बताया। जायद की फसलों पर सरकार एमएसपी जारी नहीं करता है। रबी और खरीफ की फसलों पर सरकार एमएसपी जारी करता है। एमएसपी जारी करता है। क्लियर हो गए कंसेप्ट ये भी अब आपका, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग जैसे और भी चलते हैं, ये सब तो आपका हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं चावल वगैरह का।
राइट, चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? चावल खाने में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? चावल की खेती में सबसे ज्यादा कौन करता है? पश्चिम बंगाल। कौन करता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल की खेती करता है, जानते रहेगा। चावल की खेती सबसे ज्यादा कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। यहाँ पे चावल और उसके साथ साथ मच्छी खाना बहुत पसंद है, जानते रहे। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ को चावल का, भारत में छत्तीसगढ़ को ध्यान देना, भारत में आपके भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत में चावल का कटोरा, भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। किसको? छत्तीसगढ़ को। उसके बाद धान का कटोरा किसे कहा जाता है भारत में आपके? धान का कटोरा, धान का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक। उसके बाद जो है इसमें चावल में पाया क्या क्या जाता है? तो चावल में आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद चावल में विटामिन की कमी होता है। चावल में जो विटामिन होता है, विटामिन की बहुत कमी होता है चावल में, ठीक। और ये सब होता है। फिर देखिए चावल, तो चावल में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन की कमी होता है, इतना जानते रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है गेहूं। क्या है? गेहूं, व्हीट। गेहूं देखिए विश्व में विनिपेग शहर, एक वर्ड में एक शहर है विनिपेग शहर। विनिपेग शहर ये गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए प्रसिद्ध शहर है। विनिपेग शहर गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। और यहाँ पे जो है कम क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? कम क्षेत्रफल में, कम क्षेत्रफल में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य, आपके भारत की बात हो रहा है। गेहूं उत्पादक राज्य, गेहूं उत्पादक राज्य है आपका पंजाब है। कौन है? पंजाब है, क्लियर। और अगर देखा जाए, ये तो कम क्षेत्रफल में था, अधिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है पता है? अधिक क्षेत्रफल में यूपी है आपका। यूपी अधिक क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य है, और कम क्षेत्रफल में ज्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य है पंजाब आपका, क्लियर, जानते रहेगा। उसके बाद अब आपका आता है जैसे जौ वगैरह हो गया, तो आप यहाँ जौ वगैरह बताने चल रहे, ध्यान देखते जाइए। इतना देख लीजिए एक बार क्लियर, वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं। देखें, फिर है जौ। जौ देखो ये मोटा चारा है। कौन सा चारा है? जौ जो है मोटा चारा है, ध्यान देना। इसका उत्पादन, अच्छा, जौ उत्पादक प्रमुख राज्य, जौ का उत्पादन ज्यादातर कहाँ होता है? अपने उत्तर प्रदेश में होता है, ध्यान देना। और जौ, ज्वार, मक्का, और इसका इंडस्ट्रियल फील्ड में बहुत उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल फील्ड में, इंडस्ट्रियल यूजेज इसका ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रियल यानी कि जौ से इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। वाइन, शराब वराब बनाने में भी यूज होता है, जौ खाने में भी यूज होता है, ठीक। उसके बाद बाजरा यह मोटा अनाज है, भी मोटा अनाज है। सबसे अधिक बाजरा उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान। देखिए आपके भारत में सबसे अधिक बाजरा कहाँ उत्पादन किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है, ध्यान देना। मक्का आ गया। फिर मक्का, देखिए मक्का क्या है? मक्का को उभयलिंगी पदार्थ कहा जाता है। उभयलिंगी पदार्थ, ध्यान देना। आपसे क्वेश्चन होगा कौन सा पदार्थ उभयलिंगी पदार्थ है? क्या है? मक्का है, मक्का। मेज, इंग्लिश में मेज कहा जाता है मक्का को, ठीक ना। और मक्का का
प्रयोग जो है पशु मुर्गियों के दाना बनाने में करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग पशु मुर्गियों के दाना बनाने में करते हैं, मुर्गियों के दाना बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद जो सबसे अधिक मक्का उत्पादन राज्य कहाँ है? कर्नाटक। देखा, कर्नाटक में सबसे अधिक मक्का उत्पादन किया जाता है, कर्नाटक में, ध्यान देना कर्नाटक लिखा गया है। उसके बाद है आपका फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है यानी कि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी आपके कर्नाटक में ही किया जाता है, यानी मक्का और कॉफ़ी दोनों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर अगर आपका देखा जाए नारियल उत्पादन में सबसे ज़्यादा नारियल कौन सा स्टेट उत्पादन करता है? तो केरल। कौन सा स्टेट है? केरल। ठीक ना, भारत में कौन सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है? केरल करता है। उसके बाद है इसमें देखिए तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पौधे से। एक पौधा है जिसका नाम है चीड़, तो चीड़ के पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक, बाल में लगाया जाता है तारपीन का तेल। ठीक ना, अगर तारपीन का तेल अगर आप बाल में लगाएंगे तो बाल झड़ जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और देखिए इसमें एक चीज दिया है, देखिए तिलहन, सोयाबीन और तीसी। तिलहन, सोयाबीन, तीसी, ये तीन ऐसे फसल हैं जिनसे मध्य प्रदेश में तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। ठीक, ये सब आपके कंप्लीट हो गए। ठीक ना, और एक चीज जानते रहिएगा, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लिख देते हैं, देख लीजिए, सोया प्रदेश, सोया प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। क्यों सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को। अच्छा, अब हम बोल देते हैं कैमरे पर, अब आप सब नोट भी कर सकते हैं। देखिए दाल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। तंबाकू उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। केसर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? कश्मीर है। काली मिर्च उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल है। बड़ी इलायची, बड़े दाने वाली इलायची में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य? सिक्किम है, सिक्किम। छोटी इलायची, छोटे दाने वाली इलायची उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य केरल। अदरक सबसे ज्यादा कौन उत्पादित करता है? मेघालय, तो ये भारत की बात हो रही है। लौंग सबसे ज्यादा कौन उत्पादित करता है? तमिलनाडु। जीरा सबसे ज्यादा कौन उत्पादित करता है? राजस्थान। हल्दी सबसे ज्यादा कौन उत्पादित करता है? आंध्र प्रदेश। हल्दी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। लाल मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है आपका, देखिए उसके बाद है आपका यहाँ पे लौंग उत्पादन यहाँ पे दिया है। देखिए एक जगह है तंजानिया और जंजीबार द्वीप। तंजानिया और जंजीबार द्वीप पर लौंग का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा होता है। तंजानिया और जंजीबार द्वीप में लौंग का उत्पादन, लौंग देखिए ऐसे लिखा जाता है, यहाँ लिख देते हैं लौंग का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है तंजानिया और जंजीबार द्वीप पर। अब देखिए प्रमुख फल उत्पादक राज्य, जैसे आम का उत्पादन में सबसे ज्यादा आपका यूपी सबसे ज्यादा है, अंगूर में महाराष्ट्र है, कटहल में असम है, आंवला में उत्तर प्रदेश है, तो ऐसे करके। ठीक ना, उसके बाद देखिए अब आ जाता है हरित क्रांति। ध्यान दीजिए, अब बताएंगे हरित क्रांति। देखिए 1960 के दशक में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। ठीक ना, अमेरिका के वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के बारे में बता रहे हैं, ध्यान देखिए। ये सब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखिए हरित क्रांति, देखिए 1960 के दशक में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने देखा कि पुरानी तरीके से खेती करने से जो है लोगों का पेट ही नहीं भर पाता था, ज़्यादातर लोग भूखे रह जाते, क्योंकि पुराने तरीके से खेती होती थी तो पैदावार बहुत ज़्यादा नहीं होता था। ज़्यादा
यानी कि कहने मतलब खेत बड़ा होता था और पैदावार उसमें जो बीज बोते थे पैदावार उसकी कम होती थी, समझ गए ना। तो नॉर्मल बोरलाग में देखा कि बहुत लोग वैसे भूखे रह जाते थे, भोजन नहीं मिल पाता था। तो इन्होंने सोचा यार पुराने तरीके से खेती करने से तो पेट ही नहीं भर पा रहे लोगों का, तो इन्होंने सोचा कुछ नया तरीका खोजा जाए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो उसके बाद फिर इन लोगों ने क्या किया कि हरित क्रांति शब्द यूज किया। अच्छा, हरित क्रांति में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है हाई यील्ड वैरायटी का उपयोग किया, हाई यील्ड वैरायटी का उपयोग किया। यानी कि इन्होंने जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड कर करके हर फसल के जो बीज होते हैं उसको जेनेटिकली, ज़्यादातर गेहूं पर ज़्यादा इफेक्ट इसका देखा गया। गेहूं के जो बीज होते हैं, लगभग फसल के जो बीज थे उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किए और उस बीज को तब लाएं मार्केट में, और जब उसको देना शुरू किए गांव के किसानों को, जब बोना शुरू किए उन लोगों ने, तो उससे फसल की जो पैदावार थी बहुत अधिक उन्नत तरीके से होने लगी, ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा अच्छे से फसल की पैदावार होने लगी। तो यानी कि जब पैदावार ज़्यादा अच्छे से होने लगी तो फिर धीरे धीरे जो भूखमरी थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी। तो उसे ही कहा गया हरित क्रांति, ठीक ना। अब देखिए हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, नॉर्मन बोरलाग। ध्यान देना, हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, नॉर्मन बोरलाग। ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं पूरे विश्व में। उसके बाद देखिए हरित क्रांति शब्द किसने लाया था, विलियम गार्ड ने। हरित क्रांति शब्द किसने लाया, यानी हरित क्रांति शब्द का यूज किसने किया था, विलियम गार्ड ने। विलियम गार्ड ने हरित क्रांति शब्द का यूज किया था सबसे पहली बार। उसके बाद देखिए आपके भारत में, हमारे भारत में हरित क्रांति कौन लाया था, स्वामीनाथन ने लाया था। किसने लाया था, स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति किसने लाया, भारत में हरित क्रांति लाए थे स्वामीनाथन ने, स्वामीनाथन। इनको कहीं कहीं यमएस स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है, मेन तो स्वामीनाथन है, यही याद करेंगे, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति किसने लाया, स्वामीनाथन ने लाया। और कब लाया था, 1965 में लाए थे। 1965 में 1965 में इन्होंने भारत में हरित क्रांति लाए थे। स्वामीनाथन ने कहा था कि हमें हाई यील्ड वैरायटी, हमें हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग करना चाहिए। हाई यील्ड वैरायटी का मतलब जानते हैं, उन्नत किस्म के बीज, हाई यील्ड वैरायटी का उपयोग करना चाहिए। हाई यील्ड है, ये डी है। हाई यील्ड वैरायटी का मतलब होता है उन्नत किस्म के बीज का हमें प्रयोग करना चाहिए। किसने कहा, स्वामीनाथन ने कहा था, जो भारत में हरित क्रांति लाए थे। उसके बाद देखिए इसे ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, HYV। इसे शॉर्ट फॉर्म में HYV के नाम से जाना जाता है, हाई यील्ड वैरायटी। देखिए अब हाई यील्ड वैरायटी सबसे अधिक फायदा किस फसल में आपको देखने को मिला, यानी कि उन्नत किस्म के जो बीज आए वो सबसे ज्यादा किस फसल के ज्यादा बीज आए थे स्टार्टिंग में, सबसे ज्यादा किस फसल पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला, तो गेहूं फसल पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिला। क्लियर हो गए अभी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका टॉपिक हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इसके आगे की वीडियो अब आपका नेक्स्ट बनेगा। धन्यवाद।